दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसमें हमने उन प्रोविजंस की बात की है जो हमने बाहर की कंट्रीज से ली हैं और उसे अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन से मिलाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया है। ओके, अब ये टॉपिक क्लास 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। अब देखो, फर्स्ट इसमें आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत लंबे समय के लिए रूल किया था, तो इसलिए हमें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटर्स की वीकनेसेस भी पता है, हमें उनकी स्ट्रेंथ्स भी पता है। तो जो भी हमें उनके अच्छे फीचर्स लगे थे वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किए। जैसे देखो, फर्स्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये मैंने पहले गलती से ये यूएस से बोरोड बताया था, बट इट इज़ फ्रॉम ब्रिटिशर्स। सो सी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक इलेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट्स, मतलब लाइक जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वही इसमें इलेक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें डायरेक्टली हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आप इंडिया में देख ही सकते हैं कि अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉलो करते हैं जिसमें लोकसभा है। ठीक है, उसके बाद आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, बेसिकली रूल बाय लॉ की कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो भी लॉ के हिसाब से चलेगा एंड पूरी कंट्री जो है वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही अपनी फंक्शनिंग देखेगी ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल। अब यहाँ पे स्पीकर जो है ये लोकसभा स्पीकर की बात की गई है। अब स्पीकर के बहुत सारे रोल होते हैं। स्पीकर ने लोकसभा की मीटिंग्स को भी चेयर करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे सपोज कोई डेडलॉक है कि एक ग्रुप है जो एक डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा निगलेक्ट कर रहा है और दोनों के वोट्स इक्वल हैं, तो वहाँ पे फाइनल वोट जो डलता है वो स्पीकर का डलता है। स्पीकर इनिशियली वोट नहीं करेगा, स्पीकर एंड में वोट करता है, फिर वो डेडलॉक को तोड़ता है और वो अपना इंडिपेंडेंटली वोट रखता है। ऐसा नहीं है कि वो बाइस्ड वे में कोई वोटिंग कर रहा है। देन लास्ट इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, अब कोई भी जो बिल है वो लॉ बनता है, पहले उसे लाइक उसको कमेटीज़ में डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसको एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ से वो पास होकर वो नेक्स्ट हाउस में जाता है, फिर एट द एंड वहाँ से भी जब वो पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर कंसल्टेशन एंड देन वो उसे साइन करता है और कोई चीज़ या कोई बिल लॉ बन जाता है। तो ये 5 चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब जो आयरलैंड से हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने प्रोविजन बोरो की है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पे भी लॉ बना सकती है अगर वो फ्यूचर में चाहे तो। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच मतलब जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजन उठाई हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रोविजन है, देखो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी यानी फ्रीडम जो हमारे फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है, इक्वालिटी भी हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, उसी के साथ साथ फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड यू कैन से। ठीक है, देन इसको अगर याद करना हो तो बस एक बार फ्रेटर्निटी वर्ड लर्न कर लेना। फ्रेटर्निटी स्टार्ट्स फ्रॉम एफ, सिमिलरली फ्रेंच स्टार्ट्स फ्रॉम एफ। नाउ नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कनाडा से जो हमने अडॉप्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म, पहले तो फेडरल डिवीजन पता होना चाहिए। फेडरल डिवीजन इज पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है। क्वासी फेडरल क्या होता है, तो जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। अब इंडिया में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम कैनेडा, कैनेडा क्वासी। ठीक है, द नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स अगर ऐसे समझना है तो यू कैन कंसिडर इट एज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो जो ना तो स्टेट लिस्ट में होते हैं ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, तो जिसपे जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती है। ठीक है, जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो लाइक जब हमने अपनी लिस्ट्स लिखी थी तब वो जो लॉज थे वो नहीं थे, बट आने वाले टाइम में वो मतलब इवॉल्व हो गए हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, देन लास्ट इज द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूएसए से हमने क्या लिया, देखो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो वो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो चार्टर है पूरा या बिल ऑफ राइट्स जिसको आप कहते हो वो हमने यूएसए से लिया है। एंड लास्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू
एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू की पावर में क्या होता है कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक कर सकती है कि वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन यानी इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में भी यही आता है, जैसे कि जो जजेस होंगे वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन देंगे, उनको किसी भी लाइक एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के दबाव में आके कोई जजमेंट नहीं देनी है। एट द सेम टाइम कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं वो भी कोर्ट्स के कंडक्ट में कुछ भी इंटरवीन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सो फॉर more chapters, stay tuned. Thank you so much for watching.